हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फोर्स 10th क्लास ICSE वन शॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2। फोर्स के बारे में आप सबने सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। अगर कोई टेबल है उसमें आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो टेबल आगे जा सकता है और स्ट्रेट लाइन में जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक तरफ से बांध दे, पिवोट कर दे, जैसे कि मान लो यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक तरफ से पकड़ लिया और दूसरी तरफ से मैंने फोर्स अप्लाई किया, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, अब इसकी मोशन होगी रोटेशनल मोशन। तो दैट इज द टॉपिक, यही टॉपिक है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स से टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए में मैंने एक स्क्रू लगा दिया, स्क्रू मतलब यहां से ये हिल नहीं सकता, और पॉइंट बी पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब पॉइंट ए तो मूव नहीं कर सकता, तो पॉइंट बी डैश पे आ जाता है और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट कर जाता है। इसी को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इसकी मेजरमेंट हम एक फॉर्मूले से करते हैं। उस फॉर्मूले को समझने से पहले आपको ये बता देता हूं कि पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। रिमेंबर, पॉइंट बी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया हुआ है, क्योंकि ये एक वेक्टर है। और जो ये फोर्स है, ये तो वेक्टर है ही है, ये आपको पहले से ही पता है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको कि हम टॉर्क के नाम से भी जानते हैं। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, वहां से आया वर्ड टॉर्क। तो टॉर्क इज ए वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम वर्क वाले चैप्टर में आएंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो होता है साइन थीटा। और थीटा क्या है? थीटा आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर, आर वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर और फोर्स वेक्टर, अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। फिर क्या होगा? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू साइन का हो ही नहीं सकता। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू 1 होने की वजह से आपको मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। और ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। जब हम किसी दरवाजे को खींचते हैं या बंद करते हैं हैंडल से, तो हम कोशिश करते हैं कि एंगल 90 डिग्री पे लगाए, क्योंकि तब हमें मिलता है मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट। चलो अब देखते हैं कि ये चीज हम एक दरवाजे या किसी खिड़की के ऊपर कैसे अप्लाई करके दिखा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे को मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो इस दरवाजे में इधर आप देख रहे होंगे कब्जे लगे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स है पॉइंट ऑफ पिवोट। पॉइंट ऑफ पिवोट का मतलब इस पॉइंट से ये दरवाजा हिल नहीं सकता। हमने इस दरवाजे को एक तरीके से बांध दिया है, पॉइंट ऑफ पिवोट। और यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, तो ये पॉइंट आ गया हमारा पॉइंट बी, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, पॉइंट बी। और ये वाला पॉइंट आ गया पॉइंट ए। सो पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ऑफ पिवोट है, और पॉइंट बी जहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इस डिस्टेंस को, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जितना ज्यादा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि टर्निंग इफेक्ट भी आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तभी तो
जितने भी हैंडल्स होते हैं, चाहे वो दरवाजे पे हो, चाहे वो खिड़की पे हो, वो दरवाजे के बिल्कुल एंड में लगा होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई दरवाजे का हैंडल बीच में लगा होगा। अगर मान लो, फर्ज करो यही हैंडल मैं यहाँ से खोल के यहाँ पे बीच में लगा देता हूं, तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर इस हैंडल को यहाँ से खोल के मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आपको टर्निंग इफेक्ट भी कम मिलेगा। यानी कि आपको ज्यादा जोर लगानी पड़ेगी इस दरवाजे को खोलने के लिए। यहाँ से तो आप आराम से खोल लोगे, लेकिन अगर ये हैंडल यहाँ पे होगा तो आपको ज्यादा जोर लगानी पड़ेगी इसी दरवाजे को खोलने के लिए। और अब सोचो, अगर ये हैंडल किसी कारपेंटर ने गलती से यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे बिल्कुल इधर जहां पे पॉइंट ऑफ पिवोट है, वहीं पे अगर इस हैंडल को लगा दिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने का मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स भी 0 हो जाएगा। आपको टर्निंग इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। आप इस दरवाजे को खोल ही नहीं पाओगे, बंद भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि हैंडल को पॉइंट ऑफ पिवोट से जितनी दूरी पे आप रख सकते हो उतना ही अच्छा। चलते चलते एक बात और बता देता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज द डोर इज रोटेटिंग लाइक दिस. So this line is called axis of rotation. This point is called point of pivot. This point is called point of application of force. This distance is called perpendicular distance, or this line about which you are applying the force is called line of action of force. आपने मेरे डायग्राम में देखा होगा, मैंने डॉटेड लाइन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाया हुआ है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीन्स आप किस लाइन से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. और अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्शन है, और इनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी ग्रेटेस्ट. तभी तो जब दरवाजे को हम खोलते हैं या बंद करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एंगल 90 डिग्री पे लगाया जाए. 90 डिग्री किसके साथ? 90 डिग्री. फोर्स का डायरेक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री का हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा. इसीलिए मैंने वहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा. थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 जो है साइन का मैक्सिमम वैल्यू है. तो दो बातों का ध्यान रखना है. अगर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स को ज्यादा से ज्यादा करना है तो इस डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करो और इस एंगल को 90 डिग्री बनाए रखो ताकि आपको मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स मिले. अब चलते हैं दोबारा से उसी टॉपिक पे. नाउ दिस मोमेंट ऑफ फोर्स इज असाइन्ड पॉजिटिव वैल्यू इफ the moment of force is taking place in the anti-clockwise direction. So if point A is the point of pivot and I am applying the force in this direction, then the moment of force will be anti-clockwise like this, and then it will be given a positive value. On the other hand, if the moment of force is taking place in the clockwise direction, then it is assigned a negative value. So if it is pivoted at point A and I am applying a force from here, then it will take place in the clockwise direction and therefore it will be assigned negative value. Anti-clockwise moment of force is positive, clockwise moment of force is negative. That's it. Okay, welcome back. तो अभी आप लोगों ने देखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, यानी कि टर्निंग इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा कर लो, और जो फोर्स वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर इनके बीच में एंगल को 90 डिग्री रखने की कोशिश करो. तो दोनों केसेस में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा मिलेगा. और अभी आप लोगों ने यह भी देखा कि अगर कोई मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज हो, यानी कि वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज घुमा दे, तो उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, और अगर कोई मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं. ठीक है, फिर आ जाओ आप बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा. मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F वेक्टर फॉर्म में,
और जब इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। मान लो कि थीटा 90 डिग्री है, साइन 91, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। अब आर का यूनिट क्या होता है? मीटर, और एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ये इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क इज, सोचो सीजीएस यूनिट में न्यूटन के बदले में क्या आएगा? फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डायन, और मीटर का सीजीएस यूनिट यानी कि डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क हो गया डाइन सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो बन गया 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ and 2 7 डाइन सेंटीमीटर। ये रिलेशन है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आज हमने 3 बातें समझ लिया है। पार्ट 2 में हम इस चैप्टर का बाकी जो टॉपिक्स है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मे बी 20 मिनट्स, तो उसमें हम बाकी सारी बातें कवर कर लेंगे। होप दैट यू ऑल विल जॉइन मी टू सी द पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिर एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैंने कई बार देखा कि जब नॉर्मल पढ़ाई चल रही होती है स्कूल में तो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि चलो कर लेंगे, चलो कर लेंगे। कई बार वो स्कूल से छुट्टी भी ले लेते हैं, और वो एक टॉपिक छूट जाता है, बीच में कुछ ब्रेक आ जाता है, तो वो चैप्टर जो है आपके हाथ से निकल जाता है। फिर क्या होता है कि पेपर से पहले आप फिर ढूंढते हो कि कहीं से कुछ वीडियो, कोई सोर्स मिल जाए जिससे कि मुझे चैप्टर कोई आधे घंटे में, 1 घंटे में फटाफट जल्दी जल्दी से समझा दे। तो उसका एक सॉल्यूशन है ना हमारे पास, और वो सॉल्यूशन है 1 शॉट वीडियोस। तो अगर आप 10th क्लास में हो, अगर आप ICSE में हो, और अगर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के 1 शॉट वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना। यहाँ पे आपको एक एक करके रोटेशन में बहुत सारे चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियो मिलेंगे। रोटेशन का मतलब जैसे पहले एक मैथ्स आएगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर अगेन मैथ्स का थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि चैप्टर्स भी ज़्यादा है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो किसी कारण से कोई चैप्टर किसी का छूट गया हो या समझ नहीं आया हो, उस समय आपका ध्यान नहीं रहा हो, तो आप इस 1 शॉट वीडियो के ज़रिए आप अपना एक ब्रेन मैप बना सकते हो। ब्रेन मैप क्या होता है कि जब आप एक चैप्टर को देखोगे तो आप देखोगे उस चैप्टर के कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। फिजिक्स का ले लो, मैथ्स का ले लो, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो हम एक 1 शॉट वीडियो में सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि एक छोटा सा वीडियो होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्रेन मैप बना के देते हैं। ब्रेन मैप का मतलब जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देंगे, कुछ एक्टिविटी भी करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको उस पूरे चैप्टर का 15-20 मिनट के अंदर एक आइडिया सा लग जाएगा, अच्छा खासा आइडिया सा लग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब आप बुक खोल के बैठोगे तो आपको वो सारी बातें दिमाग में याद आती जाएगी कि हाँ सर ने ये बताया था, सर ने वो बताया था। तो आप सच्ची में अगर 1 शॉट वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना। और अगर आपको कुछ दिनों के बाद मेरे वीडियोस अच्छे लगने लगे, आपको उससे फ़ायदा मिलने लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप वीडियो ज़रूर देख लेना क्योंकि आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस, because due to some reasons you might have lost that chapter, a majority portion of that chapter during your normal classes, but there is a time to recover the things and get back into the mains. You will get energy from my video, that is for sure. So please follow my videos and if possible subscribe them. तो फिर मिलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स
के वन शॉट वीडियो के पार्ट 2 में, और तब तक के लिए गुड बाय।